आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि हमारी एमपीपीएससी 2025 में जो होने वाली है। ठीक है, प्राथमिक जो परीक्षा एमपीपीएससी की 2025 में होगी, तो उसके लिए बात करें तो यूनिट 7, ठीक है, यूनिट 7 का ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। यूनिट 7 के अंतर्गत एक टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, और ये इससे पहले के सिलेबस में मेंशन नहीं था। जो न्यू सिलेबस हमारा 2024 में अपडेट हुआ है, तो उसमें ये सिलेबस में हमारा टॉपिक मेंशन है, तो प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने लाइक नहीं किया हो, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आज से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। आज से हमारा एमपीपीएससी प्राथमिक परीक्षा 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं यूनिट वाइज। पहले हम लोग यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम एक एक करके सारी यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 7 में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, जिसे कि हम एससीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये क्या है? एक प्रकार का डिसऑर्डर है, रोग, ठीक है। इसे हम एससीडी के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है एससीडी क्या है? सिकल सेल एनीमिया को ये कहते हैं। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये क्या है? यह एक अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण युक्त विकार है। कैसा है? अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण युक्त क्या है? ये एक विकार है, डिसऑर्डर है। अगर हम बोले इंग्लिश में तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ट्रेड युक्त डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड युक्त क्या है? ये डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब विकार, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड युक्त क्या है? डिसऑर्डर है, या हिंदी में क्या है? अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण युक्त एक प्रकार का डिसऑर्डर है, विकार है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिखाई देता है ज़्यादातर? अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादातर ये जो डिसीज है वो देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी? सिकल सेल एनीमिया किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। इससे ज़्यादातर हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है, ठीक है। किसी को भी सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर हमारे भारत में क्या इनसे प्रभावित कौन है? तो इनसे प्रभावित क्या है? जनजातियाँ, यानी जो एसटी हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब हैं, जो हमारे भारत में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, वो इस, ठीक है, डिसऑर्डर यानी विकार जो है सिकल सेल एनीमिया रोग जो है इससे प्रभावित है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया से ज़्यादातर प्रभावित कौन है? जनजातियां हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटी हैं, ठीक है। एसटी क्षेत्र में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में जनजातियाँ जो हैं काफ़ी इससे प्रभावित है। हर कोई हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जनजातियाँ इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर हम बात करें कि जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें आपको पीड़ित भी देखने को मिलता है, ठीक है। पीड़ित सिकल सेल एनीमिया में आपको दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देंगे। एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो इस रोग से पीड़ित होगा, दूसरा क्या होगा? एक वाहक होता है। वाहक को बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर। अब वाहक क्या है? वाहक क्या करेगा? उसमें एक जीन प्रेजेंट होगा सिकल सेल। ये देखो आपको दिख रहा है HbA और HbS, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है HbA, इसमें एक क्या हो गया? सिकल सेल। S मतलब सिकल सेल का एक जीन प्रेजेंट हो गया, जो हीमोग्लोबिन है। Hb मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो देखो जो वाहक व्यक्ति होंगे सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो क्या होगा? पीड़ित होगा, एक क्या होगा? वाहक होगा। जो पीड़ित होगा उसमें क्या होगा? जो सिकल सेल के दोनों में जीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो वाहक व्यक्ति होगा उसमें क्या होगा? एक तो नॉर्मल होगा और एक क्या होगा? सिकल सेल का जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी Hb हीमोग्लोबिन है, इस पर सिकल सेल का जीन HbS, ठीक है, ये सिकल सेल का जीन प्रेजेंट होगा किसमें? वाहक में। अब जो वाहक है वो पीड़ित कभी नहीं होता, ठीक है। वाहक क्या नहीं होता? पीड़ित कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये वाहक है, ठीक है। ये क्या करेगा? खुद उसको रोग नहीं होगा, सिकल सेल इसको कभी नहीं होगा, इस पर एक जीन उपस्थित है ना, ये HbS मैंने लिखा है। तो ये क्या करेगा? दूसरों को रोग फैलाएगा, ठीक है। इसको खुद को कुछ असर नहीं होगा इसकी बॉडी पर, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा? दूसरों को रोग फैलाएगा। इसलिए बोलते हैं ना अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, युक्त कैसा है? डिसऑर्डर है। अप्रभावी मतलब रिसेसिव। कौन फैला सकता है? एक अगर है तो वो फैला देगा सब में, ठीक है। तो ये क्या है? बात करें अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण युक्त विकार है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, डिसऑर्डर है एक प्रकार का, जिसमें क्या होता है? एक पीड़ित होता है, वाहक होता है। पीड़ित जो है उसमें तो दोनों जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड जो वाहक होगा उसमें क्या होगा? एक जीन प्रेजेंट। सिकल सेल का एक जीन है, ये वाहक है हमारा HbA और HbS, ठीक है। इसमें एक तो नॉर्मल होगा, दूसरा क्या होगा? जीन जो है वो किसका प्रेजेंट हो जाएगा? वाहक में सिकल सेल का हो गया। अब वाहक कभी पीड़ित नहीं होगा, लेकिन दूसरों को रोग फैलाने की क्षमता रखेगा, ठीक है। अब कैसे? देख लेते हैं, ठीक है।
देखो जैसे कि क्या है, ये आर और स्मॉल आर, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, ये क्या है, नर है यानी कि मेल है। कौन है ये, मेल है, ठीक है, इससे समझ में आएगा। ऐसी क्या है, एक फीमेल है, एक महिला है, फीमेल, ठीक है, ये क्या है, महिला है। अब इसमें भी क्या हो गया, आर आर और आर जी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, डोमिनेंट, कैपिटल आर ऑलवेज डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, लक्षण दर्शाता है, और स्मॉल आर जो है वो अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। आप लोगों ने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ा होगा ना, जेनेटिक्स, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, बॉटनी का पार्ट है, बॉटनी में मेंडल वगैरह, और जेनेटिक्स जूलॉजी बॉटनी सब में जेनेटिक्स तो रहती है, तो मेंडल काफ़ी फेमस है, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा रही हूँ मेंडल, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ अलग है। अब देखो जो मेल है उसमें क्या होगा, आर आर, और फीमेल में भी आर आर जी, ठीक है, ये सिक्का चल रही है। अब देखो ये दोनों क्या है, बाहक है, क्या है ये, बाहक है, क्योंकि इसमें एक तो नॉर्मल, ठीक है, एक क्या हो गया आर, तो ये स्मॉल आर है ना, जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं, कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाता, पीड़ित हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल हो गया, एक क्या हो गया, कैपिटल हो गया, तो ये क्या हो गया, बाहक, ठीक है। पीड़ित कब होते हैं, जब दोनों क्या होते हैं, आर आर होते हैं, कौन होते हैं, आर आर, तो ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे बाहक है, एक स्मॉल है ना, यानी छुपा हुआ जीन, ठीक है। तो ये अपने, ठीक है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। अब देखिए की लो, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उसका जीन, ठीक है, किस तरीके के अंदर से, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये आपको बाहर से हम क्या देख नहीं सकते। एंड फिनोटाइप हम बाहर से देख सकते हैं किसी की, ठीक है। तो ये जो जीनोटाइप होता है ये बाहर से नहीं दिखाई देते कैरेक्टर, फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं, बाहर से दिखाई दे जाते हैं। तो ये बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से तो ये इसका फिनोटाइप कैसा होगा कि ये पीड़ित नहीं है, बाहर से ऐसा दिखाई देगा पीड़ित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल, एक छुपा हुआ है। बाहर से दिखाई देगा कि इसमें हीमोफीलिया, मतलब सॉरी हीमोफीलिया नहीं, कल सेल का कोई भी इसमें जीन वगैरह प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तभी दिखाई देता है पीड़ित ये कभी होता है जब दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, एक स्मॉल एक कैपिटल, तो एक छुपा हुआ है, तो ये पीड़ित नहीं लगेगा बाहर से, लेकिन ये फैला सकता है। ऐसे ही महिला है, इसमें भी दोनों अलग अलग है, ठीक है, जब दोनों एक से होते तो ये फैलाता, लेकिन अभी क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो ये फैलाएगा, ठीक है, लेकिन पीड़ित नहीं होगा दोनों, ये दोनों क्या है, बाहर है। अब क्या हुआ, इनके गैमेट बनेंगे, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, दो इसके बन गए गैमेट, इसमें क्या बने, स्मॉल आर कैपिटल आर बन गए। अब इनका क्रॉस करा दो, तो आर आर क्या हुआ, आर आर, एक आर, इस आर का इस आर से कराओ तो आर स्मॉल आर, इसका इससे कराओ तो आर स्मॉल आर, हुआ ना कैपिटल और स्मॉल का मल्टीप्लाई, इधर आर आर तो क्या हो गया, आर आर। अब देखो ये बन गए, ठीक है, ये क्या हो गया, संतति, प्रथम पीढ़ी बन गई, संतति बन गई। इसमें ये क्या हो गए, आर आर, ये स्मॉल आर, ये आर आर, और ये स्मॉल, दोनों आर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हम पता लगा सकते हैं कि कौन जो होगा बाहक होगा। अब इसमें बाहक कौन कौन आपको दिख रहा है, ये देखो, ये क्या होगा, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये क्या हो गए, बाहक हो गए, कौन हो गए, बाहक हो गए ना बाहक, ठीक है। यहाँ हम ये नहीं देख रहे हैं कौन पुत्र है कौन पुत्री है, यहाँ पर जो इसके जो बच्चे हैं ये दोनों कैसे हो गए, बाहक हो गए। बाहक मतलब ये खुद सिकल सेल, इनको रोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनमें एक जीन उपस्थित है, तो ये क्या होंगे, दूसरों को ये रोग संचालित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कैपिटल आर और दोनों स्मॉल आर की बात करें, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो बाहक हो गए, क्योंकि एक है एक नहीं है। अगर इसका देखें तो मैंने आपको बताया था अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी मतलब रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव, ठीक है, याद रखना। अप्रभावी मतलब क्या होता है, रिसेसिव, ठीक है। अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण, यानी कि अप्रभावी मतलब क्या होता है, रिसेसिव होता है, याद रखना। ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसा होगा, ये जीन जो है दोनों जब रिसेसिव हो तभी वो पीड़ित होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक स्मॉल रिसेसिव मतलब, ठीक है, अप्रभावी, तो एक स्मॉल आर है, यानी कि ये कैरियर हो सकता है, फैला सकता है, लेकिन पीड़ित कब होगा, जब दोनों स्मॉल स्मॉल आर होंगे। अभी तो इनमें तो है नहीं ना, तो ये दोनों तो बाहक हो गए, ठीक है। इनका हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है, इसके दो गैमेट बने आर आर, इसके बने आर आर, क्रॉस कराया, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आर आर स्मॉल। अब देखो इसमें क्या है, एक ही आर उपस्थित है, यानी कि ये क्या हो गए, बाहक हो गए। स्मॉल आर एक है ना, बाहक हो गए, ठीक है। रिसेसिव एक ही है जी। अब इसमें क्या होगा, आर आर दो है, यानी कि इसमें एक भी आर स्मॉल नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, अनइफेक्टेड, ठीक है, ये प्रभावित नहीं होगा, पीड़ित है ही नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, इसको कोई नहीं है। ये दोनों क्या हो गए, बाहक हो गए।
अब ये क्या है, दोनों स्मॉल आर है, तो ये क्या हो गया, पीड़ित हो गया। क्या हो गया, ये पीड़ित। ठीक है, ये क्या हो गया, पीड़ित हो गया। ठीक, तो याद रखना इन दोनों में भी एक एक स्मॉल आर है, यानी कि इसका जीन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या एक ही में प्रेजेंट है ना, एक में प्रेजेंट, इस पर तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आर लिख दिया इसकी जगह। तो इसमें एक में प्रेजेंट है स्मॉल आर, दूसरे में तो है ही नहीं, तो ये क्या होंगे, फैला सकते हैं, लेकिन खुद इनको कुछ नहीं हुआ बॉडी में। ठीक है, कोई और अगर देखें दुष्प्रभाव नहीं होंगे हीमोफीलिया का एक जीन होने के। लेकिन इसमें दोनों आर हो गए ना, अब रिसेसिव हो गया तो क्या हो गया, रोग हो गया, दोनों हो गए तो दोनों आर हो गए, यानी कि ये कैसा हो गया, पीड़ित हो गया। याद रखना। ठीक, अब कहाँ थे हम, अब समझ में आ गया होगा, इससे नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसे हम एससीडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि अलिंक क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण युक्त विकार है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ऑटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाहक होता है, पीड़ित होते हैं। वाहक कौन होते हैं, जिसमें एक जीन प्रेजेंट हो। ठीक है, रिसेसिव। एंड पीड़ित कौन होते हैं, जिसमें दोनों प्रेजेंट हो। कौन हो, दोनों प्रेजेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, तो मैंने आर आपको एग्जांपल से समझाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन ए एंड दूसरी चेन में एक क्या होता है, इसमें HbS एक जीन आ जाता है। ठीक है, किसका जीन आ गया, ये सिकल सेल का जीन प्रेजेंट होता है, किसमें, वाहक में, एक में। लेकिन अगर ये पीड़ित होंगे तो दोनों में। ठीक है, HbS HbS होगा, याद रखना। ये किस क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने मिलता है। ज़्यादातर इससे जनजातियाँ जो है इससे पीड़ित रहती हैं, प्रभावित होती है इस रोग से। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिकल सेल, तो सिकल सेल जो है, ठीक है, इसके लिए एक दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, 2024 में भी मनाया गया था, हर साल मनाया जाता है। और चूंकि 2025 का हम लोग एग्जाम देंगे तो 2024 की थीम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सिकल सेल दिवस जो है उसकी अगर हम बात करें 2024 के लिए थीम क्या थी, प्रगति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना। क्या था, प्रकृति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना, ये 2024 है। ठीक है, इसमें जब सिकल सेल दिवस मनाया गया था तो इसकी थीम रखी गई थी। क्या रखी गई थी, थीम जरूरी है, याद रख लीजिए आप लोग। क्या था, प्रकृति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर, ठीक है, आगे बढ़ाना। प्रकृति के माध्यम से आशा और सिकल सेल देखभाल को जो केयर है उसको ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना। अगर बात करें सिकल सेल दिवस है तो ये कब मनाया जाता है, ये 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विश्व सिकल सेल दिवस। ठीक है, विश्व सिकल सेल दिवस प्रति वर्ष 19 जून को मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया गया था। और 2025 के लिए जो थीम थी वो क्या थी, प्रकृति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना। अगर हम बात करें, ये तो हमने पढ़ी है सिकल सेल है ही। अब सिकल सेल जो है इसकी कोशिका को किसने सबसे पहले देखा था, तो एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जेम्स हेनरी। क्या नाम था, जेम्स हेनरी। ठीक है, जेम्स हेनरी ने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बताया, देखा इनको कि ये क्या है, जो सेल नॉर्मल आरबीसी होती है वो इस तरीके की नहीं होती, लेकिन जो इस तरीके की रहती है। ठीक है, इस तरीके की जो आरबीसी है हमारी वो किस तरीके की रहती है, आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम। ठीक है, ऐसे दिखती है। जबकि जो सिकल सेल है वो हमारी कैसे, उसमें जो आरबीसी है उसका शेप जो है इस ऐसा ना होकर इस तरीके का, यानी हाशिए के आकार को आता है, इसलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो किसने बताया था, जेम्स हेनरी ने बताया था। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होती हैं, जनजातियाँ होती हैं। ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, मलेरिया, मलेरिया के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मलेरिया। तो मलेरिया के प्रति जो सिकल सेल होती है, ठीक है, जब आरबीसी कैसी हो गई हमारी, इस तरीके की हशिया के आकार की हो गई, तो ये जो हशिया वाली जो सेल है ना, आरबीसी हशिया के आकार की हो गई, ये किसके प्रति प्रतिरोधी हो जाती है, इस मलेरिया के प्रति कैसी हो जाती है, प्रतिरोधी हो जाती है। ठीक है, जो वायरस होता है उसको ये नष्ट कर देती है। ठीक है, ये कैसी सेल, ये हशियाकार हो जाती है ना सिकल सेल, ये मलेरिया के वायरस को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो याद रखना सिकल सेल मलेरिया के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। ठीक है, मलेरिया के प्रति क्या है, प्रतिरोधी। जो सिकल सेल से प्रभावित अगर हम कोई देखें, ठीक है, देश मैप में, तो अफ्रीका, अफ्रीका जो है सिकल सेल से प्रभावित सर्वाधिक। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अगर बात करें पीड़ित होंगे दिखाई देंगे, कहाँ पर, अफ्रीका। ठीक,
तो ये तो हो गया नॉर्मल इंट्रो। इसके बाद हम देख लेते हैं, हमने देख लिया सिकल सेल क्या है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, ठीक है, इसके कारण क्या है, जो आरबीसी हमारे इस रोग का कारण। अब हम देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया जो है इसका कारण क्या, हमारा टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक मेंशन है सिकल सेल एनीमिया का कारण। तो देखो अगर हम बात करें SCD, ठीक है, इसको हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, आनुवंशिक रोग है। क्या है, आनुवंशिक रोग है, लेकिन कैसा है, ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट युक्त डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या हमारा अफेक्ट होता है, जो ब्लड सेल होती है जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, उसकी जो संरचना होती है वो प्रभावित हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो हशियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, हशियाकार हो जाती है, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। हशिया के आकार की हो जाती है। जब ये हशिया के आकार की हो जाती है तो इसका जो जीवन काल है आरबीसी का, जब हशिया के आकार की आती है तो कितना रह जाता है, 10 से 12 दिन। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन जब ये हंसिया के आकार की हो जाती है तो इसका जीवन काल मात्र कितना, 10 से 12 दिन रह जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित है उसकी भी जो औसत जीवन काल है वो घट जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल, तो महिला जो पुरुष है उनका नॉर्मल एवरेज देखें तो लगभग 45 से 50 के बीच उनका क्या है, औसत जीवन काल रहता है, ठीक है। 50 से ऊपर तो होता नहीं है, याद रखना। सिकल सेल से जो पीड़ित रहते हैं उनका औसत जीवन काल कितना, बात करें तो 45 से, ठीक है, 48-50 के बीच में रहता है, ठीक है। 45 से 50 ओवरऑल की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, अलग अलग है मेल फीमेल, ओवरऑल की बात कर रही हूँ। आपका ये पूछा नहीं जाएगा जीवन काल, ठीक है। इसका हमने देख लिया दिवस कब मनाते हैं, 19 जून को मनाते हैं, ठीक है, थीम वगैरह देख लिया। अब इसका कारण देख लेते हैं। तो कारण क्या है, देखो आरबीसी जो होती है ना हमारी आरबीसी, इसमें क्या है, ये इसमें क्या होता है, ये जो म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया जो है इसका मेनली कारण क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन को बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, म्यूटेशन अलग एक चैप्टर है, म्यूटेशन नहीं पढ़ना, बस याद रखना कि सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है, यानी उत्परिवर्तन है। अब उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो अगर बात करें हीमोग्लोबिन है हमारा, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, चेन पाई जाती है, अल्फा बीटा वगैरह। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, एक्चुअली मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, छठवें स्थान पर होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड होता है। वैसे तो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में नॉर्मल अगर हम देखें तो क्या होता है, छठवें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन म्यूटेशन के कारण ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना यह सिकल सेल एनीमिया जो है, ठीक है, ये क्या है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी कैसा, पॉइंट म्यूटेशन। कैसा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा चेंजेस नहीं हो रहा, एक कोई जीन में चेंजेस हो रहा है, याद रखना, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें छठवें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, वैलिन कैसे आ जाता है, तो देखो कोडोन होते हैं, आपको बता दूं कोडोन। तो जो जीन है, ठीक है, जीन किस पर प्रेजेंट है, देखो आप लोगों ने डीएनए के बारे में सुना होगा, डीएनए आरएनए, ठीक है, डीएनए। तो डीएनए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए में क्या होता है, अगर बात करें इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन पर अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होते हैं, बेस सुगर फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेस, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, बेस सुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, तो आपने पढ़ा होगा। एंड ये जो क्रोमोसोम है इन पर प्रेजेंट क्या होते हैं, हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब देखो इस पर जीन प्रेजेंट है, एंड जीन में क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये जीन है, ये जो है मेनली, ठीक है, किससे बने होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन, ठीक है। जीन ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं
जीन किस पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर, और ये जीन ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन। या फिर से एक बार देख लो, आप लोगों ने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह पढ़ा होगा। अब जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम पर। और ये जीन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट के 3 का सेट होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। अब क्या होता है, अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो ये कोडॉन जो होते हैं उनमें चेंजेस आ जाता है। कैसे आता है, देखो एक कोडॉन है ट्रिपलेट फॉर्म में, GAG। क्या है, GAG ट्रिपलेट है, ये कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में है, ठीक है, ट्रिपलेट मतलब 3, ठीक है। तो ये जो जीन होते हैं वो किस फॉर्म में है, ट्रिपलेट फॉर्म में है। जीन किस फॉर्म में है, ट्रिपलेट फॉर्म में, 3 के सेट हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन। अब देखो एक कोडॉन हमारा ट्रिपलेट क्या है, GAG। क्या है, GAG ट्रिपलेट फॉर्म में। अब इसमें क्या होता है, इसमें GAG आना था, ठीक है, लेकिन GAG की जगह क्या आ जाता है, अगर हम बात करें GUG आ जाता है। क्या आ जाता है, GUG आ जाता है, ठीक है। ए की जगह क्या आ जाता है, U आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिपलेट है वो चेंज हो गया। ट्रिपलेट को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। जीन किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में, और ये क्या कहलाते हैं, कोडॉन कहलाते हैं। अब क्या होता है, म्यूटेशन के कारण, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, पूरा नहीं चेंज होगा, ओनली एक चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, GAG की जगह क्या आ जाता है, GU आ जाता है, ठीक है। GAG की जगह क्या आ जाता है, GU आ जाता है, याद रखना, GAG की जगह GUG आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें 6वें स्थान पर, जब ये हो गया तो 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। और ये जो जीन के जो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, इसमें अगर हम बात करें तो जो इसमें जो स्थानांतरण प्रतिस्थापन हो रहा है, ये कौन से नंबर के क्रोमोसोम में होता है, अगर बात करें क्रोमोसोम की, ठीक है, क्रोमोसोम की, तो किस नंबर के क्रोमोसोम में होता है, 11वें नंबर के क्रोमोसोम में, याद रखना, ठीक है। जो बीटा चेन है उसमें 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आएगा। स्थान कौन सा होगा, 6वां, लेकिन क्रोमोसोम कौन सा होगा, 11वां नंबर। याद रखना, क्रोमोसोम का नंबर कौन सा होगा, 11वां नंबर, और जो बीटा चेन होगी हीमोग्लोबिन की उसमें स्थान क्या होगा, 6वां स्थान, ठीक है। तो आप नॉर्मल देख सकते हैं, इतना अगर याद नहीं रखना हो, मैंने एक्स्ट्री बता दिया है कि GAG की जगह क्या आ जाता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो फिर से बताती हूँ। पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या होता है, RBC हंसिया के आकार की हो जाती है। अब ये पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, देखो हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। तो जो 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम पर क्या होंगे, हमारे जीन प्रेजेंट होंगे। जीन का उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम पर, ठीक है, कहाँ उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर। तो 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है, ठीक है, जीन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 3 के सेट होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, कोडॉन। ट्रिपलेट जो फॉर्म में होते हैं कोडॉन। अब देखो G, ठीक है, GAG ये कोडॉन है। अब इस GAG की जगह क्या आ जाता है, जब पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो इसकी जगह क्या आ जाता है, GUG आ जाता है। किस नंबर के, 11वें नंबर के क्रोमोसोम में, ठीक है। जो जीन होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में तो सब में ही होते हैं क्रोमोसोम पर, तो इसमें क्या होता है, 11वें नंबर के क्रोमोसोम में जो कोडॉन है हमारा क्या है, GAG, उसकी जगह पर क्या होता है, कोडॉन आ जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, और उसकी जगह पे पॉइंट म्यूटेशन के कारण GOG कोडॉन आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आता है, ठीक है। हम लोग क्या याद कर देते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की चेनें होती हैं, तो जो बीटा चेन है उसमें 6वें स्थान पर ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है। तो हो गया क्या, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, RBC हंसियाकार होगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो ग्लूटामिक की जगह वैलिन क्यों आ जाता है, क्योंकि जो कोडॉन है, यानी कि जो जीन है ट्रिपलेट फॉर्म में, ये कोडॉन ही चेंज हो जाता है। जब कोडॉन चेंज होता है, ठीक है, कोडॉन क्यों चेंज होता है, क्योंकि 11वें नंबर के क्रोमोसोम में क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो जीन था ट्रिपलेट 3 के सेट में था, इसमें एक जो है वो चेंज होता है, एक की जगह क्या आ जाता है, U आ जाता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो प्यूरिन, पिरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ एडेनिन है, ठीक है, यहाँ पर यूरासिल AUG, GAG की जगह GUG आ जाता है। जब ये ऐसा हो जाता है, ट्रिपलेट चेंज हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में तब 6वें स्थान पर ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है, जिसके कारण जो RBC है वो कैसी हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है, और इसे ही हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, सिकल सेल एनीमिया में होता है क्या,
सिकल सेल एनीमिया में 11वें नंबर के क्रोमोसोम में पॉइंट म्यूटेशन के कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न हो गया। कैसा उत्परिवर्तन? पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसके कारण जो जीन है क्रोमोसोम पर उपस्थित है, 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उसके कोडन में GAG की जगह क्या हो गया? GUG आ जाता है। जब GUG आ जाता है तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन भी चेंज हो जाती है और उसमें 6वें के स्थान पर ग्लूटामिन की जगह बेरिन आ जाता है, जिससे RBC सुपरनोवा हंसिया के आकार की हो जाती है और इसे भी हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा हम मैं नहीं समझा सकती, कोई भी नहीं समझा सकता, ठीक है। RBC जो है वो कैसे हो जाती है? हंसिया के आकार की आती है, इसे ही हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है SDC, तो SCD तो बोलते ही हैं, साथ ही हमने क्या बोल दिया इसको? सिकल सेल एनीमिया भी बोल दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसको हम बोलते हैं दात्राकार। क्या बोलते हैं? दात्राकार, ठीक है, दात्राकार, दात्राकार, ठीक है। दात्राकार एनीमिया भी बोल देते हैं, क्योंकि सिकल के आकार की होगी ना वही हंसिया, उसको दात्राकार एनीमिया भी बोल देते हैं। याद रखना, दात्राकार एनीमिया भी बोलते हैं। एनीमिया मतलब रक्त की कमी होना। अब मैंने आपको बताया था जब कोई कोशिका हंसिया के आकार की हो जाती है तो उसका जीवन काल ओनली 10 से 12 दिन हो जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी इनकी मृत्यु होने लगती है, रक्त की कमी आती है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी संरचना प्रभावित हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और ऐसे व्यक्ति जो है उनको बार बार रक्त आधान यानी रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं उनमें विभिन्न प्रकार के, अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे उनके हाथ पैरों में अचानक से दर्द होने लगता है, उंगलियां जो होती हैं वो सूज जाती हैं, उनके दांत वगैरह है वो प्रभावित होते हैं, उनके जो विभिन्न अंग हैं जैसे कि हृदय है, लंग्स है, फेफड़े हैं, ठीक है, किडनी है इत्यादि प्रभावित होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देख लिया? सिकल सेल एनीमिया क्या है। फिर हमने देख लिया इसका जो वाहक होता है उसमें किस तरीके से जीन प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो है हीमोग्लोबिन पर क्या एक सिकल सेल का जीन प्रेजेंट होता है, ये रोग नहीं फैलाते हैं, सॉरी ये पीड़ित नहीं होते हैं, ये रोग फैलाते हैं, ठीक है। वही जो पीड़ित होगा उसमें दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इसका कारण देख लिया, तो इसका कारण क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन के कारण, ठीक है, जो कोडॉन के ट्रिपलेट में चेंजेस आ जाता है, GAG की जगह GUG आ जाता है, जिसके कारण ग्लूटामिन एसिड की जगह बेरिन आ जाता है, ठीक है। और जो RBC है वो सिकल सेल हो जाती है, यानी हंसियाकार दात्राकार हो जाती है। कारण हो गया। कारण के बाद हम लोग देखेंगे प्रभाव, ठीक है। तो हंसियाकार जब रोग हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव अगर हम देखें तो हमारी क्या है, तो जो अंगुली, ठीक है, जो हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं, उंगलियां क्या हो जाती हैं? सूजन, उंगली को सिजाटाइटिस बोलते हैं, सूजन आ जाती है। इसका अगर हम देखें तो हमारे दांतों पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारा जो वृक्क है, किडनी है, इसके बाद अगर बात करें हमारा हृदय है, ठीक है, ये प्रभावित होता है, ठीक है। इससे अगर बात करें तो फेफड़े, हृदय इत्यादि अंग जो है वो प्रभावित होते हैं। स्ट्रोक की समस्या उत्पन्न होने लगती है, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, ये सब, ठीक है, इससे क्या है? प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो रक्त की कमी हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन उसका बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको अगर बात करें तो रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्या हो गया, अगर देखें तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं कि इसके निदान क्या है, ठीक है। तो हमने प्रभाव देख लिए, एक बार फिर से देखते हैं। उंगलियां वगैरह जो होती हैं हाथ पैरों की उनमें सूजन आ जाती है, डेक्टाइलिस बोलते हैं, दांत वगैरह प्रभावित होते हैं, ठीक है, किडनी, हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह ये सब प्रभावित होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक खतरा रहता है, एनीमिया हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो वृद्धि विकास वगैरह भी एक और आप नोट कर सकते हैं कि यौवनारंभ, ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी, यौवनारंभ, ठीक है, तो इसमें क्या होती है? देरी होती है, वृद्धि विकास वगैरह रुक जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बॉडी में पीला पीला पंसा होने लगता है, ठीक है, येलो सा दिखने लगते हैं, हमारा लिवर अफेक्ट हो जाता है, मतलब लिवर सॉरी बॉडी में पीलापन दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम बात करें तो थकान सा महसूस होता है, कमजोरी आती है, क्या आती है? कमजोरी आती है, ठीक है। ये क्या होगा? इसके कारण हो गए, ठीक है। प्रभाव, लक्षण, ठीक है, हाँ लक्षण, ये क्या हो गए इसके लक्षण कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उनको क्या क्या लक्षण, अगर किसी में उंगलियां सूज रही हैं तो उसको चेकअप कराना चाहिए, कहीं उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। किसी के दांत बांत, हृदय, किडनी अफेक्टेड है तो उनको चेकअप कराना चाहिए, उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। किसी को स्ट्रोक वगैरह आ रहे हैं तो उसको चेक कराना चाहिए। इस तरीके से किसी को एनीमिया, खून की कमी लगातार रहती है या यौवनारंभ में देरी हो रही है, थकान, कमजोरी रह रही है तो
सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है, इसलिए चेक कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु वगैरह है उनका भी खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लक्षण। इसके प्रभाव हम लोगों ने देख ही लिए थे कि इसका प्रभाव क्या है, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो है मैंने आपको बताया था 10 से 12 दिन रह जाता है, जिससे कि ब्लड की कमी होने लगती है, जीवन प्रत्याशा लोगों की कम हो जाती है, ठीक है। और 50 के लगभग तो क्या सबकी मृत्यु हो ही जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे ऊपर नहीं जी सकते ये लोग, ठीक है। अब अगर हम इसका निदान की बात करें तो इसका निदान क्या है, सबसे पहले देखो इसका निदान, एक तो सबसे पहले निदान क्या है, जागरूकता, ठीक है, और शिक्षा। क्या है पहला निदान, तो यही है जागरूकता और शिक्षा। हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हम शिक्षित होंगे तो हम कैसे होंगे, जागरूक होंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए कोई औषधि नहीं बनी है, सिकल सेल एनीमिया जो है ना, इसके लिए कोई औषधि नहीं कि हमने दवाई खाई और हमें हो गई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें जागरूकता जरूरी है और शिक्षा जरूरी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसका हम रोकथाम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो हम 2 तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। एक तो क्या, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो वो संतान उत्पत्ति को ना करे, क्या करे, संतानोत्पत्ति, ठीक है, इसको ना करें। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसको ये पता लग चुका है, तो वो गर्भधारण करने से बचे, क्योंकि उनके बच्चों को भी ये होने की संभावना, क्या उनके बच्चों को भी होता है, ठीक है, क्योंकि यह अनुवांशिक रोग है। तो इसलिए अगर कोई पीड़ित है तो वो गर्भधारण ना करे, ठीक है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और जागरूकता इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कोई अगर व्यक्ति पीड़ित है तो उसे क्या लेना चाहिए, चिकित्सकीय, ठीक है, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर वो चिकित्सक के परामर्श में रहता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेता है चिकित्सक के अकॉर्डिंग, तो वो अपनी जो एक उम्र है, ठीक है, अधिक उम्र तक जीवित रह सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो विभिन्न प्रकार की पेन किलर, क्योंकि इनमें क्या होता है, काफ़ी सारा दर्द होता है, तो उसको पेन किलर लेनी पड़ती है, तो पेन किलर इतना जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है फॉलिक एसिड की टैबलेट। क्या है, फॉलिक एसिड की टैबलेट। यदि किसी व्यक्ति को क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, तो उसे फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, एक दवा है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोक्सी यूरिया। तो उसे हाइड्रोक्सी यूरिया नामक दवा का सेवन करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको खाने से सही हो जाए, लेकिन जब तक वो करेगा तब तक कंट्रोल रहेगा। हाइड्रोक्सी यूरिया का उसको सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसका एक अन्य निदान क्या है, जीन थेरेपी, ठीक है। आजकल जीन थेरेपी द्वारा भी इसका निदान संभव है, लेकिन काफ़ी महंगी होती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जीन थेरेपी के बाद बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा भी हम इसका निदान संभव है। तो इसका निदान कैसे संभव है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो रक्तदान। क्या है, रक्तदान, ठीक है। किसी जिस व्यक्ति को सिकल सेल उसे टाइम टू टाइम ब्लड चढ़ाते रहना चाहिए। तो इसका निदान में अगर हम देखें तो जागरूकता, ठीक है, शिक्षा, चिकित्सकीय परामर्श, संतानोत्पत्ति को रोककर, फॉलिक एसिड की टैबलेट खाकर, हाइड्रोक्सी यूरिया का प्रयोग करके दवाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जीन थेरेपी और रक्तदान द्वारा हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इसको रोक सकते हैं, निदान कर सकते हैं। हालांकि कोई औषधि नहीं बनी कि हमने ले लिया तो बस सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है, 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से उन्मूलित करना। क्या करना, सिकल सेल एनीमिया से उन्मूलित करना। तो हमारे भारत में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसकी जो घोषणा है इसके उन्मूलन की कब की गई थी, जो हमारा बजट आया था, कब आया था, 2023 का जो बजट था उसमें घोषणा की गई थी, ठीक है। और हमारे मोदी जी द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के, ठीक है, शहडोल से, याद रखना, मध्य प्रदेश के शहडोल से जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान है इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 2023 में, जुलाई 2023 में, ठीक है। सिकल सेल उन्मूलन जो अभियान है उसका शुभारंभ किया गया था। उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2047 रखा गया है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्मूलन का लक्ष्य, ठीक है।
तो जो उन्मूलन है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, उन्मूलन करने के लिए 2 स्तर पर कार्य किया जाना है। ठीक है, 2 स्तर कौन कौन से हैं? उन्मूलन के लिए 2 स्तर पर कार्य किया जाना है। एक तो मैंने आपको बताया था कि क्या, अगर आप बात करें तो पहला स्तर जो क्या है, रोकथाम करना। क्या करना? रोकथाम। अब इस रोग को कैसे रोक सकते हैं कि जो पीड़ित है वो आगे क्या करें, संतानोत्पत्ति ना करें। ठीक है, आगे जो है पीड़ित जो है वो संतानोत्पत्ति ना करें, जिससे कि नए मरीज पैदा ना हो। ठीक है, क्योंकि जब कोई पीड़ित है, अगर वो महिला गर्भ धारण करती है तो उसके बच्चे में भी, ठीक है, उसका बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। तो इसका एक उपाय क्या है कि रोकथाम, इस रोग की रोकथाम करना। अब रोकथाम कैसे करना? हम नए मरीज पैदा ही ना करें। हम क्या ना पैदा करें? जो नए मरीज हैं उनको पैदा ना करना। और दूसरा क्या है? जागरूकता। ठीक है, जागरूकता और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा अगर आप बोले इसकी रोकथाम को नियंत्रण के लिए 2 स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। पहला क्या है? इसकी रोकथाम करना, जिससे कि नए मरीजों को हम पैदा ही ना करें। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य स्तर। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करना। स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, लोगों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, लोग चिकित्सकीय परामर्श लें, चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें। ठीक है, तो इससे हम इस जो सिकल सेल एनीमिया है उसको हम उन्मूलित कर सकते हैं। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? 2047 रखा गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिकल सेल से प्रभावित जो राज्य हैं भारत में कितने हैं, तो सिकल सेल से प्रभावित जो राज्य उनमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी है। क्या है? मध्य प्रदेश। तो याद रखना 13 जो राज्य हैं वो इससे प्रभावित है। 13 राज्य प्रभावित है। ठीक है, जिनके नाम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला क्या है? राजस्थान। राजस्थान सेकेंड अगर हम बात करें 13 राज्यों में। ठीक है, राजस्थान के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, जो 13 राज्य हैं वो इससे प्रभावित हैं। पहला क्या है? राजस्थान है, सेकंड क्या है? गुजरात है, थर्ड क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का, ठीक है, पहले हिस्सा हुआ करता था क्या? छत्तीसगढ़। याद रखना, छत्तीसगढ़। 5वें नंबर पर बात करें तो झारखंड। ठीक है, बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। वही बिहार में इतना नहीं। ठीक है, याद रखना झारखंड। एंड 6वें नंबर पर अब बात करें तो हमारा आंध्र प्रदेश 6वें नंबर पर क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य है, जो इससे काफ़ी प्रभावित है। टोटल भारत के 13 राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 7वां नंबर क्या है? पश्चिम बंगाल। ये मैं लाइन से नहीं लिख रही हूँ, 13 राज्यों के नाम लिख रही हूँ। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये 13 राज्य कभी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, क्या? तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। याद रखना, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि। इतने आएंगे नहीं, हमारा बस एमपी आएगा। याद रखना क्या? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एक और रह गया 30 नंबर उड़ीसा। चाहो तो लिख लो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो ये 13 राज्य हैं जो सिकल सेल से काफी प्रभावित है। इसके अतिरिक्त 2-3 राज्य हैं, ठीक है, जो आंशिक रूप से सिकल सेल से प्रभावित है, जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम वगैरह जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो इस सिकल सेल से क्या है? आंशिक रूप से प्रभावित है। आंशिक रूप से ये 13 राज्य जो है सर्वाधिक प्रभावित है। वहीं आंशिक रूप से अगर प्रभावित देखें तो 4 राज्य हैं। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड है, यूपी, ठीक है, और असम। ये जो 4 राज्य हैं वो सिकल सेल से आंशिक रूप से प्रभावित है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सिकल सेल एनीमिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक नया टॉपिक है तो आप लोगों को एक बार हो सकता नहीं भी समझ में आया, लेकिन एक बार फिर से हमारे वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते रहिए। ठीक है, पहले हम लोग यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो अगली हमारी यूनिट होगी, टोटल 10 यूनिट में है, तो उनमें से अगली यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, तभी याद होगा, देखने से कुछ याद नहीं होता।